दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस के बारे में। जितने भी क्वेश्चन सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2025 के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं इकोनॉमिक्स के, इन सारे क्वेश्चंस के हम लोग एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि बेसिकली क्वेश्चंस हमारे कहाँ से पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। विच वन अमंग द फॉलोइंग रिगार्डिंग द नेचर ऑफ गुड एंड इनकम इलास्टिसिटी आर करेक्टली मैच। यहाँ पे नेचर ऑफ गुड है हमारा और यहाँ पे इनकम इलास्टिसिटी है, तो यहाँ पे बताना है कौन से जो है करेक्टली मैच है। तो इसका दोस्तों अगर मैं सोर्स की बात करूँ क्वेश्चन की, तो इसका जो सोर्स है आपको क्लास 12 की जो एनसीईआरटी है, क्लास 12 की जो एनसीईआरटी है उसके अंदर आपको इसका सोर्स मिल जाएगा। अगर आप पेज नंबर 31 पे अगर आप आओगे तो ये चैप्टर मिलेगा आपको थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, इसमें आपको ये पैराग्राफ के अंदर ये चीज़ जो है एक्सप्लेन करने को मिल रखी है। बट ये है कि आपको इतना अच्छे से एनसीईआरटी के अंदर एक्सप्लेन नहीं कर रखा है। ठीक है, खैर जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी है। जो नेसेसिटी है, नेसेसिटी और जो लग्जरी है, ये दोनों ही केवल हमारे करेक्ट हैं। जो इन्फीरियर वाली जो गुड्स होते हैं हमारे इन्फीरियर गुड्स, वो मोर देन जीरो नहीं होते, वो हमारे लेस देन जीरो होते हैं। ठीक है, वो हमारे क्या होते हैं, लेस देन जीरो होते हैं। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। अब इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारा बेसिकली क्या होता है कि ये हमारा चेंज मेजर करता है। क्या चेंज मेजर करता है कि डिमांड का चेंज मेजर करता है कि अगर हमारी आमदनी बढ़ रही है या घट रही है तो हमारा जो डिमांड है, डिमांड पे हमारा कितना चेंज होगा, यही हमारी चीज़ मेंशन करता है। देखो इसने लिखा है ना, हाउ मच पीपल्स डिमांड फॉर अ गुड चेंज व्हेन देयर इनकम चेंजेस, कि भैया मेरे पास पहले 10,000 थे, अब मेरे पास 50,000 आ रहे हैं, तो अब 50,000 की इनकम के हिसाब से मेरा डिमांड भी बढ़ेगा या फिर घटेगा, अलग अलग होगा। तो इसमें देखो 3 तरह के गुड्स होते हैं, नेसेसिटी गुड्स, लग्जरी गुड और इन्फीरियर गुड। अब नेसेसिटी गुड्स हमारे वो होते हैं जो हमारे बेसिक गुड्स होते हैं, जैसे चावल हो गया, सॉल्ट हो गया, मिल्क हो गया। तो अब नेसेसिटी गुड्स में क्या होगा, अगर मेरी इनकम जो है बढ़ेगी, ठीक है, तो क्या होगा, नेसेसिटी तो मेरी उतनी ही रहेगी। अगर मैं 1 किलो चावल खाता हूँ तो मैं 1 ही किलो चावल खाऊंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इजाफा होगा, वरना उस बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इजाफा हमारे नेसेसिटी गुड्स में नहीं होता है। भाई नमक अगर 2 पैकेट लगता है महीने में तो 2 ही पैकेट लगेगा। इनकम ज़्यादा बढ़ने पे मैं 4 पैकेट नमक थोड़ा लगाऊंगा। ठीक है, तो इसलिए देखो यहाँ पे लिख रखा है व्हेन इनकम इंक्रीजेज पीपल बाय ओनली अ लिटिल मोर, कि बस थोड़ा सा ही बढ़ता ही है। ठीक है, इसलिए जो हमारा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है नेसेसिटी गुड्स का, वो 0 से लेकर 1 के बीच में रहता है। ठीक है, इसलिए जो हमारा ये बिटवीन 0 to 1 दे रखा है, ये हमारा बिल्कुल सही दे रखा है। अब बात करते हैं लग्जरी गुड्स की। अब लग्जरी गुड्स जैसे आप लोगों को नाम से पता चल रहा है कि महंगी गाड़ी हो गई, घड़ियाँ हो गई, ठीक है, रोलेक्स हो गया, ये सारी जितनी भी चीज़ हो गई लग्जरी गुड्स के अंदर आती हैं। तो अब अगर मेरी इनकम बढ़ेगी, तो मैं लग्जरी जो गुड्स है मेरा वो भी बढ़ेगा। कि भाई अगर मैं पहले 50,000 की मोटरसाइकिल से चलता था तो अब मैं 1 लाख की मोटरसाइकिल से चलूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए ये चीज़ लिख रखी है कि व्हेन इनकम इंक्रीजेज पीपल बाय अ लॉट मोर। ठीक है, तो इसलिए लग्जरी गुड्स जो है वो, लग्जरी गुड्स जो है वो 1 से ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, मोर देन 1 जो होता है हमारा, ये लग्जरी गुड हो जाता है, इसलिए सेकंड भी हमारा सही है। अब इन्फीरियर गुड्स में दोस्तों क्या होता है कि इन्फीरियर गुड्स हमारे चीप प्रोडक्ट्स हो गए। जैसे हमारे मान लो हम लोग सेकंड हैंड किताबें खरीदते थे या फिर सेकंड हैंड गाड़ी खरीदते थे। हमारे पास इनकम कम है तो हम लोग सेकंड हैंड गाड़ी खरीद रहे हैं, या फिर कोई जो गरीब किसान है वो मोटा अनाज खरीद रहा है, बाजरा वगैरह जो मक्का वगैरह होगा ये खा रहा है, क्योंकि उसके पास जो बाकी जो हाई क्वालिटी के ग्रेन है, ब्राउन राइस वगैरह ये सब हो गया, वो खा नहीं सकता। ठीक है, तो इन्फीरियर गुड्स की अगर बात करूँ, अगर मेरे पे इनकम जो है वो बढ़ जाएगी तो मैं इन्फीरियर गुड्स तो खरीदूंगा ही नहीं, मैं स्विच कर जाऊंगा दूसरे अच्छे सुपीरियर गुड्स में। इसलिए जो इन्फीरियर गुड्स है वो हमारा लेस देन 0 हो जाता है। ठीक है, नेगेटिव में चले जाता है। लेकिन यहाँ पे इसने क्या दे रखा है कि मोर देन 0, तो इस वजह से थर्ड स्टेटमेंट जो है हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी और ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड टाइप ऑफ फॉर्म आर करेक्ट। कि भैया रिलेशनशिप जो है यहाँ पे देखो बता रखी है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की और टाइप ऑफ फॉर्म की। तो देखो इसमें क्या बोला है, पहली स्टेटमेंट कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इज एसोसिएटेड विद कम्पिटिटिव फर्म, कि भैया जो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होती है वो कम्पिटिटिव फर्म में होती है। अब देखो इसको समझते हैं। देखो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्या होता है कि कई सारी फर्म्स जो होती हैं वो सेम प्रोडक्ट्स जो है बेचती हैं। जैसे मान लो चावल हो गया या नमक हो गया, ये कई सारी फर्म्स बेच रही हैं, मेरे पे किसी एक दुकान पे मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ। ठीक है, तो इफ़ वन फर्म इंक्रीजेज प्राइस इवन बाय लिटिल बायर विल स्विच टू अदर, कि भाई मैं अगर एक किराने की दुकान पे जा रहा हूँ, वहाँ पे चावल जो है महंगा दे रहा है, तो मैं दूसरे किराने की दुकान पे भी जाके ले सकता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं इस पर डिपेंडेंट नहीं हूँ। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, सो द फर्म कैन ओनली सेल एट मार्केट प्राइस एंड एट दैट प्राइस इट कैन सेल एनी अमाउंट। दिस इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, तो जो फर्म्स है जितनी भी हमारी दुकानें हैं ये एक सिमिलर अमाउंट पे ही जो है मार्केट प्राइस पे ही जो है अपना प्रोडक्ट बेच सकती हैं। ठीक है, इसलिए जो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड हमारा होता है और ये कॉम्पिटेटिव फॉर्म में होता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट हमारी सही है। लेकिन जो दूसरी स्टेटमेंट है दोस्तों क्या कह रहा है, ये परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड इज एसोसिएटेड विद अ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन फर्म। अब यहाँ पे दोस्तों जो मोनोपोलिस्टिक वर्ड है इसकी वजह से गलत हो गया। क्यों हो गया, सेकंड स्टेटमेंट की अगर बात करें तो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड जो है वो इसने बोला कि मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन को एसोसिएट करता है।
बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हो, इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फर्म्स सेल स्लाइटली डिफरेंट प्रोडक्ट्स लाइक पेप्सी हो गया, कोक हो गया, फैंटा हो गया, तीनों ये है क्या, बेवरेज ही हैं हमारे। तो यहाँ पे भी कंज्यूमर के पास जो है एक लेवल की चॉइस होती है कि अगर उस पेप्सी के दाम जो है बढ़ गए हैं तो मैं फैंटा की तरफ जा सकता हूँ, फैंटा के दाम बढ़ गए हैं तो मैं कोक की तरफ जा सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखा है कंज्यूमर डू हैव चॉइस, सो इफ़ वन ब्रांड रेजेज इट्स प्राइस टू मच मैनी विल स्विच टू अदर्स, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे क्या होगा कि जो ये डिमांड है ये परफेक्टली इलास्टिक नहीं होगा। देखो, सो द डिमांड इज इलास्टिक सेंसिटिव टू प्राइस, क्योंकि प्राइस से सेंसिटिव है, ठीक है। प्राइस चेंज होगा तो जो कंज्यूमर के चॉइस हैं वो चेंज हो जाएंगे, तो इसलिए ये परफेक्टली इलास्टिक नहीं होगा। इसलिए दोस्तों ये वाली जो पहले सेकंड स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑथर और बुक से आया है। अब ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये एनसीईआरटी के अंदर देखने को तो नहीं मिला है, ठीक है। ये जो पोर्शन है आप कह सकते हो ये तो स्टैटिक पोर्शन है या फिर आप मिसलेनियस बोल सकते हो, तो वहाँ से ये पूछा गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑथर्स हैं और ये बुक्स हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी है कि जो जॉन एम केन्स है, जो केन्स है उन्होंने क्या लिखा था, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो लिखा था, ठीक है। यानी कि ए का हमारा 2 होगा। उसके बाद जो पॉल है, पॉल ने लिखा था फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, तो इनका 4 होगा, बी का 4 होगा। और अमार्त्य सेन जो है इन्होंने लिखा था कलेक्टिव चॉइस ऑफ सोशल वेलफेयर, तो इनका जो होगा 3 होगा। और अभिजीत वी बैनर्जी का होगा पुअर इकोनॉमिक्स, यानी कि 1, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसका सोर्स जो है हमारे एनसीईआरटी के अंदर देखने को नहीं मिला है। आगे बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर रिसीव द हाईएस्ट बजट एलोकेशन इन द यूनियन बजट 2025 एंड 2026। अब ये दोस्तों जो क्वेश्चन है ये बजट से पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। बजट से जो है क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते थे, यूट्यूब वीडियोस वगैरह जो होती है जो बजट का कंक्लूजन बताती है, खासतौर से जो यूपीएससी वाली जो वीडियोस होती हैं आईएएस वाली, वो आप देख सकते थे, ठीक है। क्योंकि यूपीएससी हमेशा बजट वगैरह से क्वेश्चन पूछता ही है। तो इसका दोस्तों करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। इंटरेस्ट पेमेंट जो है सबसे ज़्यादा एलोकेशन इसका हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो पीआईबी का जो स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे लगा रखा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है 2025-2026 का, इसमें जो इंटरेस्ट है इसका सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडिया सर्विस एक्सपोर्ट इज़ नॉट करेक्ट। अब ये इंडिया के सर्विस एक्सपोर्ट से पूछा है क्वेश्चन दोस्तों। अब ये वाला क्वेश्चन भी दोस्तों हमारा वही डायनेमिक पोर्शन से है, यानी कि इकोनॉमिक सर्वे हो गया, बजट हो गया, वहीं से क्वेश्चन ये उठा के पूछा है। ये भी जो स्क्रीनशॉट मैं लगा रहा हूँ ये पीआईबी का स्क्रीनशॉट है, ठीक है। तो इसमें देखो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इंडिया शेयर इन ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट हैज़ मोर देन डबल्ड रीचिंग अराउंड 4.3% इन 2023 फ्रॉम 1.9% इन 2005। कि भैया जो इंडिया का जो शेयर है ग्लोबल एक्सपोर्ट के अंदर वो दुगना हुआ है, जो कि 2005 में 1.9% था, अब जो हो गया 2023 में वो 4.3% हो गया। पहली स्टेटमेंट दोस्तों बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे आओगे तो ये स्टेटमेंट यहीं पे बता रखी है कि इंडिया शेयर इन ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट्स डबल्स फ्रॉम 1.9% इन 2005 टू 4.3% इन 2023। इसलिए पहली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है इसने देखो बोला है कि ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट सर्विस रिप्रेजेंट एरियाज वेयर इंडिया होल्ड्स अ रिलेटिवली लार्जर शेयर इन द ग्लोबल एक्सपोर्ट एट 10.2% एंड 8.3% रिस्पेक्टिवली। ये ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट वाली सर्विस में हमारा इतना ज़्यादा शेयर नहीं है दोस्तों, तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। तो इसने पूछा है कि इसमें से कौन सी करेक्ट नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ये पीआईबी से क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो क्या कह रहा है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट आइडेंटिफाइड एज वन ऑफ द इंजन्स ऑफ डेवलपमेंट इन यूनियन बजट। तो ये वाला क्वेश्चन भी दोस्तों हमारा वही बजट से था, सिंपल क्वेश्चन था अगर आपने किया होगा तो, क्योंकि इसमें बेसिकली इंजन्स 4 इंजन्स के बारे में बात करी गई थी। यहाँ पे अगर आप आओगे समरी ऑफ बजट में, समरी ऑफ बजट 2025-26 में, यहाँ पे देखो यूनियन बजट रिकॉग्नाइजेस 4 इंजन्स ऑफ डेवलपमेंट। कौन कौन से, पहला है एग्रीकल्चर, दूसरा है एमएसएमई, तीसरा है इन्वेस्टमेंट और चौथा है हमारा एक्सपोर्ट, ठीक है। तो जो टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल के बारे में बात नहीं करी गई है, इसलिए इसने यही पूछा है कि इसके बारे में बात नहीं करी है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। विच वन अमंग द फॉलोइंग स्कीम्स फोकस ऑन डेवलपिंग मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑप्टिमाइजिंग सप्लाई चेन फ्रॉम फार्म टू रिटेल इन इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर। अब ये वाला दोस्तों वही हमारा क्वेश्चन जो है स्कीम्स वगैरह से जो यूपीएससी पूछता है वहाँ से था ये बेसिकली। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना जो है ये इसके बारे में बात करता है, मॉडर्न जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एग्रीकल्चर का और जो सप्लाई चेन है इसको बढ़ावा देने का। यहाँ पे देख सकते हो स्कीम हाइलाइट्स डेवलप कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़, स्पेशलाइज पैकेजिंग यूनिट, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी वगैरह, प्रोवाइड ग्रांट वगैरह। उसके बाद डेवलपिंग एग्रीकल्चरल फैसिलिटीज़ अंडर द स्कीम इंटेंडिंग टू बेनिफिट इन्वेस्टर, एंटरप्रेन्योर्स, फार्मर्स, प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योर वगैरह ये सब, ठीक है। तो ये प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत था, तो ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ये भी हमारा जो है डायनेमिक पोर्शन से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। इस बार क्या पिछले कई सालों से हम लोग देख रहे हैं इकोनॉमिक्स में ट्रेंड कि जो इकोनॉमिक्स है
वो हमारी डायनेमिक ज़्यादा हो रही है, यानी कि करंट अफेयर बेस्ड हो गया, बजट से हो गया, इकोनॉमिक सर्वे से हो गया, यहाँ से ज़्यादा है बजाय एनसीईआरटी के। वही चीज़ इस बार भी हुई है। तो इसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा है इसने, विच वन अमंग द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट रिपोर्ट्स द मंथली परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स फॉर सर्विस इन इंडिया। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन नंबर ए था एचएसबीसी। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन था, क्योंकि इसका डायरेक्ट सोर्स इंटरनेट पे ही बहुत अच्छे से ढूंढने में मिला है, मतलब बहुत डीपली ढूंढा है तब जाके मिला है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए है। एचएसबीसी जो है इसने जो है ये लॉन्च किया था परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। खैर आगे बात करते हैं। विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ नॉट करेक्ट। इनमें से बता दो कौन सी स्टेटमेंट नहीं है सही। अब इसमें दोस्तों अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब ये वाला क्वेश्चन मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था और इजी भी नहीं था। डिफिकल्ट क्यों नहीं था? क्योंकि G20 हमेशा से न्यूज़ में रहा है। ठीक है, G20 हमेशा से न्यूज़ में रही है, आप लोगों को पता ही है। इस पर क्वेश्चन भी पिछली बार बने हैं। अब इसका जो फॉर्मेशन है बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पे ऑप्शन डी में इसने क्या बोला है, द G20 वॉज फॉर्म्ड इन 2001 एज अ फोरम ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स। अब ये वाली स्टेटमेंट दोस्तों इनकरेक्ट है, क्योंकि 2001 में फॉर्म नहीं हुआ था G20, ये हमारा 1999 में फॉर्म हुआ था। यहाँ पे देख सकते हो कि G20 फॉर्म्ड एज अ फोरम ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर बट इन 1999 नॉट इन 2001। इस वजह से ये जो स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जिसने अगर G20 के बारे में पढ़ा होगा वो ये क्वेश्चन कर जाएगा, क्योंकि इसने इनकरेक्ट ही पूछा था यहाँ पे, नॉट करेक्ट। ये ऊपर के भले भले में इसको ना पता हो। ठीक है, तो बट जिसने नहीं पढ़ा होगा उसके लिए थोड़ा टफ क्वेश्चन होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि जो भी हमारा ट्रेंड चल रहा है, खास तौर से ये जो जितने भी इंटरनेशनल ग्रुप्स चल रहे हैं, G20 हो गया, ब्रिक्स हो गया, ये सब जो हो गए, इसके बारे में जो फॉर्मेशन वगैरह जो है, इसके जो मेंबर्स हैं, न्यूली एडेड मेंबर्स हैं, ये सारी चीज़ें और इनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये सब हमें पता रहना चाहिए। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, यूनियन बजट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स अनाउंस द इशू ऑफ सोवरेन ग्रीन बॉन्ड टू रिड्यूस द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ द इकोनॉमी। इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों। 2022 और 23 का जो बजट था इसके अंदर ये बात कही थी। देखो, इंडिया सोवरेन ग्रीन बॉन्ड इन कीपिंग विद द एम्बिशन टू सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ द इकोनॉमी, यूनियन बजट 2022 एंड 2023 अनाउंस टू इशू दी सोवरेन ग्रीन बॉन्ड। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये भी हमारा वही डायनेमिक पोर्शन से भैया पूछा गया है, डायनेमिक पोर्शन से पूछा गया है। अगले स्टेटमेंट देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द एस्टिमेटेड फिस्कल डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया इन बजट एस्टिमेट्स ऑफ 2025 एंड 2026। ये वाला दोस्तों क्वेश्चन इजी है। अगर आपने बजट का समरी वीडियोस वगैरह देख रखी होगी, या फिर करंट अफेयर के अंदर भी अगर हम देखें तो कुछ लोगों ने कवर कर रखा होता है ये चीज़। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो 4.4% जो है वो इसका सही ऑप्शन है। यहाँ पे देख सकते हो बजट एस्टिमेट 2025-26 की अगर बात करें तो यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट बता रखा है कि इज एस्टिमेटेड टू बी 4.4% ऑफ जीडीपी। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ईजी क्वेश्चन है अगर आपने बजट देखा है तो। नेक्स्ट बात करते हैं, द कोड ऑफ वेजेस वॉज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ईयर विच। तो 2019 के अंदर कोड ऑफ वेजेस एक्ट आया था। यहाँ पे देख सकते हो, द कोड ऑफ वेजेस 2019 वॉज इंट्रोड्यूस इन लोकसभा बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर मिस्टर संतोष गैंगवार इन 2020 जुलाई 2019 सॉरी। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी डिफिकल्ट था, क्योंकि ये मतलब बहुत ही पहले से पूछ रखा है। अगला क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि द कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी इज़ अ ट्रेड थ्योरी दैट डिस्क्राइब्स द बेसिस ऑफ टू नेशंस एंगेजिंग इन ट्रेड। विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द थ्योरी इज़ नॉट करेक्ट। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी है। इसने बोला है कि अकॉर्डिंग टू CAT द नेशन विच डज नॉट हैव एब्सोल्यूट एडवांटेज इन एनी गुड्स कैन नॉट बेनिफिट फ्रॉम ट्रेड। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी था। ये काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ठीक है, पता नहीं कहाँ से पूछा यूपीएससी ने। अब दोस्तों इसी के साथ हमारे इकोनॉमिक्स के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। यहाँ पे अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो 13 क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के अंदर पूछे गए हैं इस बार। ठीक है, 13 क्वेश्चंस में से जो 7 क्वेश्चंस थे, ये 7 क्वेश्चंस डायनेमिक पोर्शन से थे, यानी कि कहाँ से थे, ये PIB से थे। बजट जो था 2025-2026 का वहाँ से थे, जो इकोनॉमिक सर्वे है वहाँ से थे। ठीक है, तो 7 क्वेश्चंस टोटल जो है, एक लार्ज अमाउंट ऑफ चंक होता है वहाँ से थे। उसके बाद 4 क्वेश्चन जो हैं वो स्टैटिक पोर्शन से थे, जैसे इसने कुछ बुक्स पूछी अमर्त्य सेन वगैरह की। उसके बाद जो कोड ऑफ वेजेस वाला जो क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन जो है, तो इसको आप या तो स्टैटिक पोर्शन बोलो या मिसलेनियस बोलो। ठीक है, ये क्या बोलो वो आप पे डिसाइड करता है, बट ये यहाँ से थे। ठीक है, और जो केवल 2 क्वेश्चन से थे वो हमारे NCERT से थे, जो जिसमें से हमारे जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में से क्वेश्चन पूछ रखा था वो इलास्टिसिटी वाला। ठीक है, तो 2 ही क्वेश्चन हमारे NCERT से थे। तो इसके दोस्तों प्रिपरेशन के लिए क्या मेरा सजेशन रहेगा, मैं आपको बता देता हूँ। मेरे हिसाब से देखो, कंसेप्ट जो होता है इकोनॉमिक्स का जो कंसेप्ट होता है वो तो आपको पता होना ही चाहिए, क्योंकि अगर वो आपको वही नहीं पता तो आपको क्या बजट समझ में आएगा, क्या सर्वे समझ में आएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो कंसेप्ट तो आपको पता होना ही चाहिए। अब कंसेप्ट के लिए आप क्या कर सकते हो कि जो NCERT है क्लास 11th और 12th की, वो पढ़ सकते हो आप, माइक्रो और मैक्रो। खासतौर से जो मैक्रो NCERT है
वो तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पढ़ लिया आपने तो आपके पास एक नॉलेज डेवलप हो गई। साथ ही साथ आप क्या करो, यूट्यूब की जो हेल्प है वो भी लो आप, कि यूट्यूब लेक्चर्स वगैरह आप देखो, चाहे मुनराल सर को देखो या किसी भी को देखो, उन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। क्योंकि जो क्लास 11-12 की एनसीईआरटी है वो है तो ठीक, लेकिन काफ़ी कॉम्प्लेक्स वे में उसमें टर्म्स जो है समझा रखे हैं, ईजी वे में टर्म्स जो है आपको समझ में नहीं आएंगे, तो इसलिए यूट्यूब का हेल्प आपको लग ही जाएगा। तो ये करके आप जो है इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट जो है वो बिल्ड कर लोगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि अभी तो केवल कंसेप्ट बिल्ड हुआ, उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपका एग्जाम नियर आएंगे तो जितने भी हमारी जो यूट्यूब है, खासतौर से यूपीएससी स्पेसिफिक जो यूट्यूब्स होते हैं, उसमें आपको इकोनॉमिक सर्वेज वगैरह की समरीज मिल जाएंगी, ठीक है, बजट वगैरह की समरीज मिल जाएंगी, और जो इंडिया ईयर बुक आती है उसकी भी समरीज वगैरह मिल जाएंगी। तो ये जो चीज़ें हैं ये आप अपना डायनेमिक जो पोर्शन है ये आप यूपीएससी की जो वेबसाइट्स होती हैं या फिर जो इनके यूट्यूब चैनल्स होते हैं वहाँ पे ये प्रॉपर वीडियोज़ में, डेडिकेटेड वीडियोज़ में कराते हैं, ठीक है, शॉर्ट वीडियोज़ में। तो आप ये चीज़ जो है वहाँ से कवर करिए, क्योंकि हम देख सकते हैं डायनेमिक पोर्शन से 7 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और ये ट्रेंड मतलब चलता आ रहा है पहले भी, कि पीआई की बजट वगैरह जो हो गया, सर्वे हो गया, यहाँ से क्वेश्चंस पूछते ही पूछते हैं। तो इसलिए जो है इससे प्रिपेयर करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये मेरा सजेशन रहेगा, और यही पूरा का पूरा वीडियो थी। इकोनॉमिक्स का एनालिसिस केवल हमारे सीएपीएफ का रह रहा था, बाकी जितने भी सब्जेक्ट है उसके भी हमने एनालिसिस कर रखे हैं। तो आप जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक होगा वो आप जाके देख सकते हो, और आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं आपको दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।